Continuing with section 31, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। पब्लिक कब मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों को असिस्ट कर सकती है? हर पर्सन बाउंड है असिस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को जब उसने उसकी मदद मांगी है। ठीक है, जब ऑफिसर ने आम आदमी की मदद मांगी है। कौन सी सिचुएशन में? किसी को प्रिवेंट करने में, कोई एस्केप करना चाह रहा है उसके हाथों से। ठीक है, जिस पुलिस वाले के पास या मजिस्ट्रेट के पास पावर है अरेस्ट करने की, उसके हाथों से छूटा जा रहा है एस्केप करने की या प्रिवेंटिंग द एस्केप और टेकिंग द एस्केप की कोशिश कर रहा है। पॉइंट बी, क्लॉज बी कहता है कि प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। सप्रेस करने के लिए ब्रीच ऑफ पीस, या मतलब शांति भंग हो रही है किसी पब्लिक प्लेस में तो उसको रोकने के लिए या सप्रेस करने के लिए। क्लॉज सी, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड बाय टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी, हानि पहुंचाई जा रही है, कोई पब्लिक पार्क के पेड़ों को आग लगाई जा रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, या कोई इंजरी करने की कोशिश की जा रही है पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, उसके लिए आपकी वो ज़रूरत ले सकता है, मदद ले सकता है। सेक्शन 32, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। when a warrant is directed to a person other than a police officer, कोई बंदे को वारंट दिए गए कि जाके अरेस्ट करके आओ, वो बंदा पुलिस ऑफिसर नहीं है। एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट इफ द पर्सन टू whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant। कहता है कि जब एक वारंट डायरेक्ट किया गया किसी बंदे को जो पुलिस वाला नहीं है, एनी अदर पर्सन, कोई भी और पर्सन में एड, कोई भी और बंदा मदद कर सकता है उस बंदे को जिसको ऑथराइज किया गया है, अदर देन पुलिस ऑफिसर वाले को कोई भी और बंदा उसकी मदद कर सकता है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, अगर द पर्सन टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड बी नियर, उस बंदे को जो वो वारंट अरेस्ट करने के लिए कहा गया है, इफ द पर्सन टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड टू बी नियर एट हैंड, अगर वो बंदा जिसको वारंट डायरेक्ट किए गए हैं कि जाके एग्जीक्यूट कराओ वो पास है, एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। कहता कि अगर मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे वारंट डायरेक्ट किया गया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कोई भी और बंदा आके मेरी मदद कर सकता है अगर मैं पास हूँ और मैं एक्ट कर रहा हूँ इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। ये वाला चैप्टर डील करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर और एड बाय नॉर्मल पर्संस टू द ऑफिसर्स। इसके डील में ये सेक्शंस रहते हैं, इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ठीक है, ये वाले सेक्शंस में आप देख ही रहे हो जैसे हर सेक्शन में एक आम आदमी का रोल कुछ ना कुछ है, तो वो राइट्स आप जान सकते हो ये पढ़ के। सेक्शन 33, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। पब्लिक को देनी होगी इंफॉर्मेशन सर्टेन ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस की? एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट। कोई भी बंदा अगर अवेयर है कमीशन हो रही है उस ऑफेंस की, और द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, उसको पता कि ये ऑफेंस होगा, या फिर उसको पता कि ये नियत है बाकी लोगों की कि ये वाला ऑफेंस करना है। कौन से वाले ऑफेंसेस? सेक्शन 103 टू 105 मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो गया, 113 टू 113 113 111 टू 113 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 140 टू 144 किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। फिर आ गया आगे वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्सेट्रा, काउंटरफीटिंग, फॉर्जिंग करेंसी, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, अडल्टरिंग, फॉलिंग, theft after preparation of death, hurt, etc., criminal breach of trust, robbery, डकैती, etc., mischief and its types, house trespass and its forms. Shall, in the absence of any reasonable excuse, the burden of proving which excuse shall lie upon the person so aware। कहता कि अगर जिसको पता है कि ये वाले लिस्ट वाले ऑफेंसेस हो रहे हैं, shall, in the absence of any reasonable excuse, burden of proving which excuse lies upon the person so aware, forthwith। कहता कि अगर उसके पास कोई रीजनेबल बहाना है किस चीज का, कि ये जो ऑफेंसेस हैं वो हो रहे हैं उसकी स्टेटमेंट पर नहीं, लेकिन क्यों हो रहे हैं, किस आधार पर वो कह रहा है, ये अगर वो बताता है तो जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई करता है कि उसको रीजनेबल एक्सक्यूज उसी को ही देना होगा जो बंदा ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। गिव इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर
वो पास वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को जाके ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस होता है कि एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन इंडिया। कि ऐसा ऑफेंस जो फॉरेन लैंड में हुआ है, एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, लेकिन अगर वो ऑफेंस इंडिया में होता तो भी वो ऑफेंस ही था। तो ये चीज भी इसके अंदर आएगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं। Section 34 Duty of officers employed in connection with affairs of village to make a certain report. ड्यूटी ऑफिसर्स की एम्प्लॉयड इन कनेक्शन, जिसको विलेज तैनात किया गया है, वो एक रिपोर्ट बनाएगा। क्या रिपोर्ट बनाएगा, कब बनाएगा, क्यों बनाएगा? सेक्शन 34 ये आंसर करेगा कि सेक्शन सब सेक्शन 1 एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज एंड एवरी पर्सन residing in a village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respecting. हिंदी में बताऊँ तो हर पुलिस ऑफिसर जिसको एक गांव का जिम्मा दिया गया है, या हर कोई बंदा जो वहाँ रह रहा है, वो मजिस्ट्रेट को पास वाले या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा जो उसके पास इंफॉर्मेशन है। रिस्पेक्टिंग व्हाट, अभी देखते हैं। कि उसको पता है कि हमारे गांव में कोई रहने आया है बदनाम रिसीवर या वेंडर स्टोलन प्रॉपर्टी का, या फिर उसको पता है कि कोई पीओ बंदा उसके गांव में आ गया, या फिर कोई रॉबरर है, एस्केप भागा हुआ कॉन्विक्ट है, ठीक है, मुजरिम है। फिर बाद में वो बताएगा कमीशन या इंटेंशन टू कमिट एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस किसी की है, कौन से सेक्शन के तहत, अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं या दंगा फसाद कर रहे हैं या ऐसी नियत रखते हैं, इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा और रिपोर्ट बनाएगा ऑफिसर। Occurrence in the near or near such village of any sudden or unnatural death, of any death under suspicious circumstances, discovery in such village, जैसे कोई शव मिला गांव में नहर में, या फिर अननेचुरल डेथ हो गई, या फिर ऐसे डेथ मौत हुई कि पता ही नहीं लगा यार, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में शक हो पैदा हो जिसमें, ठीक है। तो ऐसी जो सस्पिक्शन होगी दैट नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है, द नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, इसकी इंफॉर्मेशन आम आदमी देगा, या फिर ऑफिसर को जब इंफॉर्मेशन मिलेगी या वो खुद इंफॉर्मेशन लेगा तो रिपोर्ट बनाएगा। क्लॉज ई, कमीशन इंटेंशन टू कमिट at any place out of India near such village any act which if committed in India would be offense punishable under so and so and so sections, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेम क्यों नहीं आता क्लॉज ई से। क्लॉज एफ, any matter likely to affect the maintenance of order or the prevention of crime or the safety of person or property respecting with the DM by general special order may with the previous sanction of state government has directed him to communicate information, या फिर उसको डीएम ने बाय स्पेशल जनरल ऑर्डर से कह दिया कि किसी क्राइम की प्रिवेंशन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एक्सेट्रा के लिए वो इन्फॉर्मेशन उसको कम्युनिकेट करेगा, तो वो करेगा। इन दिस सेक्शन विलेज का मतलब क्या, गांव की ज़मीन। पीओ क्या होता है? पीओ वो होता है जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का ऑर्डर किया होता है किसी भी कोर्ट ने और अथॉरिटी ने इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया टू विच दिस संहिता does not extend in respect of any act which if committed in the territories to which this संहिता extends would be an offence extra territorial jurisdiction की बात कर रहा है कि any offence punishable with imprisonment for more than for 10 years or more or with the imprisonment to life or death, सजाए मौत या संगीन अपराधों के लिए, तो उनमें वो पीओ की बात करी जा रही है। The words officer employed in connection with the affairs of the village, officer employed in connection with the affairs of the village means a member of panchayat of any of the village and includes the headman and every other officer, other person appointed to वो बस यही बता रहा है ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज, वो होता है कि जैसे मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ विलेज मींस अ मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ विलेज एंड इंक्लूड्स एवरी हेडमैन, एवरी ऑफिसर और अदर ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म एनी फंक्शन कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज, वो लोग जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा दिया गया गांव की, मेंबर ऑफ पंचायत भी इसी में ही आते हैं, ठीक है। हर हेडमैन, एवरी अदर ऑफिसर, ठीक है। ये चैप्टर 5 स्टार्ट हो गया, अरेस्ट ऑफ पर्सन। सेक्शन 35 व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के? कोई भी पुलिस वाला बिना विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, बिन ऑर्डर से, बिन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, बिन वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी भी बंदे को। कब? जब मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, मैं अरेस्ट ही करूँगा। कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट आई, कंप्लेंट ऐसी कि उसके आधारित लगता है कि यार ये तो ऑफेंस हुआ होगा या हुआ है, सब्सटेंटिव सी कंप्लेंट आई, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई,
रीजनेबल सस्पिक्शन, शक पैदा हुआ, हैज कमिटेड कि उसने कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर कम से कम मे बी लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years। ठीक है, 7 साल से कम वाली या 7 साल की हद तक, तो वो अरेस्ट कर सकता है। कब? जब वो सेटिस्फाइड है, ये सारी कंडीशन जब सेटिस्फाइड कर देगा, सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब। पहली, पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है, के पास भरोसा करने का रीजन है कि कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन या शक है कि उस बंदे ने ही ऑफेंस कमिट किया, और पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि ये अरेस्ट नेसेसरी है क्योंकि कहीं वो यही ऑफेंस दोबारा ना कर दे और ऑफेंसेस ना करे, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑफेंस की, या फिर उस बंदे को रोकना है एविडेंस टेम्पर करने से, या फिर उस बंदे को रोकना है ऐसी इंड्यूसमेंट सेट करने के लिए जो उसी ऑफेंस के विटनेसेस हैं, या फिर उस बंदे को अरेस्ट करना unless such person is arrested his presence in the court whenever required cannot be। तो कहता है कि अगर उसको अरेस्ट ना किया गया तो वो कोर्ट में ले जा नहीं पाएंगे हम उसको, तो उसकी अश्योरेंस दैट ही वुड अपीयर इन कोर्ट, इसके लिए भी उसको अरेस्ट कर सकता है वो, ये कंडीशंस हैं। एंड द पुलिस ऑफिसर 1 और 2 दोनों फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन 2 में से कोई भी एक फुलफिल होनी चाहिए, ये है क्योंकि और लिखा हुआ है। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग, और पुलिस वाले को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे 7 साल से कम वाली सजा के लिए या 7 साल की हद तक वाले के लिए ऑफेंसेस के लिए रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे राइटिंग में। प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है तो वो रिकॉर्ड करेगा, तो भी वो रिकॉर्ड करेगा रीजन कि उसने क्यों अरेस्ट नहीं करी। अगर अरेस्ट करेगा तो भी रिकॉर्ड करेगा। क्लॉज सी पे आ जाओ। अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो मिली है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, सजा इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड्स टू मोर देन 7 years विद और विदाउट फाइन, या फिर सजाए मौत, और विद दिस सेंटेंस एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट सच पर्सन, उसके भरोसा है कि हाँ इसी ने ऑफेंस किया होगा, या फिर वो अरेस्ट करेगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, या फिर वो क्लॉज ई पे आ जाओ, जिसकी पोजेशन में ऐसी चीज फाउंड हुई है जिसके ऊपर शक है कि ये चोरी की चीज है, और which may be reasonably suspected of having committed an offence with reference to such thing। Clause F, who obstructs a police officer while in the execution of his duty, who has escaped, जो पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या फिर वो भागा है, या फिर भागने की कोशिश कर रहा है लॉफुल कस्टडी से। क्लॉज जी, रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर है वो आर्म्ड फोर्सेस का ऑफ द यूनियन, वो भी। क्लॉज एच, who has been concerned in or against whom reasonable complaint has been made or credible information has been received, जिसके खिलाफ वही पुराने वाला सिस्टम, लेकिन फर्क ये है has committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence, or he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended to detained in the custody in India। Clause I, who being released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 394। इसका सबसेक्शन 5 कहता है 394 का कि स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ सच सेक्शंस ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू द नोटिफिकेशन और रेजिडेंस ऑफ और चेंज ऑफ और एब्सेंस फ्रॉम एनी रेजिडेंस बाय रिलीज कॉन्विक्ट्स। उस रूल की अगर वो उल्लंघना करता है तो भी वो अरेस्ट होगा। क्लॉज जे बात करता है फॉर हुज अरेस्ट एनी रेक्विजिशन वेदर रिटन और ऑरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट, ये क्लॉज जे बात कर रहा है कि अगर किसी ऑफिसर ने बताया कि इस बंदे को अरेस्ट करना है, चाहे ऑरली या रिटन से ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, तो वो दूसरा पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करेगा। लेकिन जिस पुलिस ऑफिसर ने, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे आप एक पुलिस ऑफिसर, आपने मुझे बताया कि इस बंदे को अरेस्ट कर लो,
ठीक है। अब आपके पास पावर होनी चाहिए तो ही ये वाला रूल कंप्लाई मैं करूंगा, अगर आपके पास भी पावर नहीं है तो मैं भी अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक। सब सेक्शन 2, subject to provisions of section 39, no person concerned in non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received shall be arrested। कोई भी बंदा अरेस्ट नहीं किया जाएगा जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी उन्होंने कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं अरेस्ट करना। द पुलिस ऑफिसर shall, where the arrest of a person is not required under subsection 1, issue a notice directing the person to whom a reason against whom so and so complaint has been made टू अपियर बिफोर हिम। तो वही नोटिस की बात कर रहा है सेक्शन 41 वाले की, सेक्शन 41A वाले की नोटिस की बात कर रहा है कि जहाँ पे जिसकी अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, पुलिस वाले को लगता है कि नहीं रिक्वेस्ट करना अरेस्ट करना चाहिए, तो वो नोटिस भेज देगा कि आपने जो जो ऑफेंस किया आपके खिलाफ दरखास्त है, आप आके कोऑपरेट करो। Subsection 4, where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of it। where such a notice इशू किया गया है किसी भी बंदे को, वो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन, उस बंदे की ड्यूटी है कि वो कंप्लाई करे विद द टर्म्स ऑफ नोटिस। ठीक है, मेरे खिलाफ आपने दरखास्त दे दी थाने में, थाने वालों ने मुझे बुला लिया, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके साथ कोऑपरेट करूँ। बस इतनी सी बात कही है सब सेक्शन 4 में। सब सेक्शन 5 क्या कहता है, वेयर सच अ पर्सन कंप्लाइज और कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। जो बंदे ने कंप्लाई कर लिया नोटिस से, ठीक है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए unless for the reasons is recorded the police officer is of the opinion that he is out to be arrested। कि आपने मेरे खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की थाने में दरखास्त दी, थाने वालों ने मुझे बुला लिया, मैंने कोऑपरेट किया, अब मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस वाला। क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 5 कह रहा है ये बात, और अगर करना भी है तो रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि उसको क्यों पुलिस वाले को ऐसा लगा कि मेरे को रिक्वेस्ट। सबसेक्शन 6, where such a person at any time fails to comply with the terms of notice or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to orders may have been passed by a competent court in this behalf arrest him। जैसे ये देखो मैंने डबल टिक मारे हुए हैं ब्रैकेट में करके, इनमें से इसमें से एमसीक्यू आया, ठीक है, तो ही मारे हैं। where such a person at any time fails to comply with the notice, जिसने नहीं नोटिस से कंप्लाई किया या फिर अपने आप को आइडेंटिफाई करने से मना कर रहा है, तो पुलिस वाला चाहे तो सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अधीना पुलिस वाला कोर्ट के ऑर्डर्स का। नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ रैंक बिलो। कहता कि जुर्म क्या है, 3 साल से कम की सजा वाला। बंदा क्या है, चल फिर नहीं सकता या फिर बूढ़ा है बहुत, 60 साल से ऊपर का है ना, तो उसका अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिन परमिशन के डीएसपी की, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी डीएसपी की। सेक्शन 36, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बेयर एक्यूरेट। कहता कि उसके आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर वर्दी में होना चाहिए, वो इधर मार्क लगा होना चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए कि वो कौन सा ऑफिसर है, क्या है, इंसिग्निया होना चाहिए। ये बात, ये प्रोसीजर है अरेस्ट करने की, यहाँ ये ड्यूटीज हैं ऑफिसर की अरेस्ट करने की। तो वो मीमो बनाएगा अरेस्ट की, क्रिमिनल केसेस की फाइल आती है जो उसमें मीमो होती है, अरेस्ट करने की फर्द वो क्या होती है कि वो अटेस्ट हुई होनी चाहिए एक विटनेस से, हु इज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली। जैसे सपोज करो आप कोई केस लड़ रहे हो, क्रिमिनल केस, आपने पूरी फाइल पढ़ी, ठीक है, उसमें आपने देखा अरेस्ट मीमो, अच्छा हाँ देख लिया, आपने देखा यार ये तो विटनेस से अटेस्ट ही नहीं कराएगी, अच्छा यार जो उसकी फैमिली मेंबर को ये तो टेस्ट ही नहीं कराएगी, या फिर कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सोसाइटी का, उस लोकेलिटी का, एमसी हो या फिर गांव है तो लंबड़दार वगैरह हो गई, ठीक है, ऐसे बंदे ने तो टेस्ट ही नहीं किया, ना ही काउंटर साइन हुए हैं उसमें जिस बंदे को अरेस्ट किया गया, तो इसका मतलब ये झूठा केस बनाने की कोई कॉन्स्पिरेसी है, पुलिस वालों ने झूठा फंसाया, ठीक है। तो इस लूप होल को पकड़ के आपने क्रॉस करना कि अब देख लो ये अरेस्ट मीमो के ऊपर ये बात ठीक है कि आपने टेस्ट नहीं करवाया विटनेसेस, बस यहाँ हाँ जी ठीक है, आपने क्रॉस में लिखवा देना साथ ही, इट इज़ करेक्ट दैट नो अटेस्टिंग विटनेस हैज़ अंडरसाइंड द अरेस्ट मीमो, ठीक है, तो केस आपके फेवर में बनने लग गया, ठीक है। ये एहसास में क्रॉस की टेक्निक से भी बता कि ये बात ठीक है कि नीचे दोषी नहीं साइन नहीं किए, हाँ ये बात ठीक है वकील साहब कि पुलिस वाला कहेगा कि दोषी ने साइन नहीं किए, इट इज़ करेक्ट दैट काउंटर साइनिंग बाय द पर्सन अरेस्टेड हैज़ नॉट बीन डन ऑन द अरेस्ट मीमो, ठीक है।
तो ये बात ठीक है कि आपने कंस्पायर करके ये ऑफेंस बनाया, ये आपकी सजेशन आ जाएगी बाद में अगर आपको देनी भी है या जिस तरीके से भी क्रॉस कर रहे हो, तो ये इस चीज़ की कंप्लायंस नहीं हुई ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, ऐसी हर बात का ध्यान रखना होता है, फिर ही अच्छा क्रॉस कर पाते हो आप हर तरीके की चीज़ों का। तो इस वजह से ये पढ़ाई वकालत में और जुडिशरी में हर तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल रहती है। Section 37. Designated police officer. The state government shall establish a police control room in every district and at state level. सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल का पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी और ऑफिसर डेजिग्नेट करेगी उसमें। कम से कम भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा मेंटेन करने की इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? नाम पते उन लोगों के जो अरेस्ट किए गए हैं, नेचर ऑफेंस जिसके लिए उनके ऊपर चार्ज है, ठीक है, ये सारी वहाँ पे डिजिटल मोड में डिस्प्ले होंगी हर थाने में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। सेक्शन 38. राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। राइट है हर बंदे का जो अरेस्ट किया गया है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। कब? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। क्वेश्चन आएगा थ्रू आउट द इंटेरोगेशन, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, फॉर बिफोर द इंटेरोगेशन, आफ्टर द इंटेरोगेशन। करेक्ट आंसर क्या है? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। सिर्फ मिल सकता है अपने वकील को, सारी इंटेरोगेशन के दौरान ही वकील को साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि पुलिस वाले ने भी कुछ तहकीकात करनी होती है, उन्होंने भी तो कुछ सवाल पूछने। वकील तो अपने तरीके से ही, लॉयर्स अपने तरीके से ही रखवा देंगे सारे आंसर्स, ठीक है। तो ये बात है। सेक्शन 39. अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम और रेजिडेंस। हाँ, पुलिस वाला मेरे को पूछ रहा नाम पता बता, मैं बता नहीं रहा, तो वो अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, सब सेक्शन 1 क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड और हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग व्हिच ऑफेंस? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। रिफ्यूजेस एक तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें वैसे ही नहीं पावर पुलिस वाले के पास अरेस्ट करने की विदाउट वारंट, ठीक है, और आप ओके नाम पता भी नहीं बता रहे उसको, उसके और बता रहे हो तो उसको लग रहा है ये झूठ वाला, तो वो ऑफेंस तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है। When the true name and residence of person has been ascertained, he shall be released on bond or bail bond. जब असली नाम पता लग गया तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर। टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट रिक्वायर कि मतलब आपने नहीं बताया, आपको अरेस्ट होगी, फिर आपने सही बता दिया, फिर बाद में आपको बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा। और टू अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट का कह दिया जाएगा अगर जरूरत हो तो, प्रोवाइडेड दैट इफ सच अ पर्सन इज नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया रहते नहीं हो, ठीक है, एनआरआई हो, तो बेल बॉन्ड वो श्योरिटी से भरवाए जाएंगे जो इंडिया का हो। अगर ट्रू नाम पता सही नाम पता नहीं असरटेन किया जाता 24 घंटे के अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, और इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर नाम पता आपने नहीं बताया और अरेस्ट हो गए, 24 घंटे बीत रहे हैं और बेल भी नहीं भरी या बेल बॉन्ड भी नहीं भरे, मतलब सही बताने के बाद भी, मतलब, ठीक है, तो इस केस में आपको साथ ही नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में जिसके पास वो थाना लगता है जेएमआई से, वो उसके पास आपको पेश करवा देंगे। ये वाले रूल्स क्यों बनते हैं? 24 घंटे में हर हाल में लेके जाना ही जाना है, 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस वाले नहीं रख सकते। क्यों? अनलॉफुल कस्टडी, हैबियस कॉर्पस की रिटें बढ़ती हैं हाई कोर्ट्स में, ठीक है, अनलॉफुल कस्टडी की वजह से। पुलिस वाले क्या करते हैं, ये रूल्स लॉज होने के बावजूद भी वो 24 घंटे टपा देते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं ऐसे ही अपने थाने में रख लेते हैं, एफआईआर भी नहीं काटते, तो हैबियस कॉर्पस की रिट डालता है हाई कोर्ट वाला वकील डालता है और छुड़वा देता है, ठीक है, ये चीज़ है। और पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होती है, अगर उसको मारा कूटा हो अच्छे से या फिर कस्टोडियल डेथ ही कर दी हो तो फिर पर्चा ऑन द स्पॉट और सस्पेंशन साथ में हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है, ठीक है। तो साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, हर सेक्शन के साथ भी केस बनता है, कैसे केस होगा, कौन से केस होते हैं, या किसी सेक्शन के साथ क्रॉस बनता है, तो ये चीज़ें आपको साथ ही बता देता हूँ। प्रोसीजरल लॉ है, इसमें प्रोसीजरल बातें बताऊँगा। भारतीय न्याय संहिता कराई थी या साक्ष्य अधिनियम कराया था, उनमें से केस लॉ ज़्यादा वाली बातें थी, उनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। इसमें से सेक्शन इतने ज़्यादा उतनी डेंसिटी में एमसीक्यू नहीं बनते, ठीक है, तो ये चीज़ है। जो बनेंगे या बनने वाले होंगे, जो चेंजेस हैं उनके आधार पर ही बनेंगे, वो मैंने डबल टिक लगा के रखे हैं, वो आप देख लोगे, आपके साथ बुक भी बन के आएगी पास, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो जिनमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो साथ में बता देता हूँ कि आपकी जुडिशरी में बेनिफिट हो। तो दिस इज़ अ वन स्टॉप शॉप, एक ही दुकान है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल रही है, जुडिशरी क्लियर करने का ये तरीके भी और टैक्टिक्स लॉ के भी, वकालत के भी, दोनों साथ साथ, ठीक है। और कंप्लीट रिसर्च है मेरी, ठीक है, मैंने 4 साल लगा के ये सारी किताबें खाली करी हैं, तो ये उन चीज़ों का क्रक्स आपको कुछ ही घंटे के लेक्चर्स में सारा मिल रहा है, तो यू आर वेरी लकी फॉर दैट। लास्ट सेक्शन पर आ जाओ।
अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। आम आदमी कैसे अरेस्ट कर सकता है? एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड हु इन हिज प्रेजेंस, जिसके सामने नॉन कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया या फिर वो पीओ है। ठीक है, पीओ बंदे को कोई भी आदमी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, और अरेस्ट करने के बाद बिन 6 घंटे से ज़्यादा, पहले क्या था कोई आवर्स नहीं बताए हुए थे, अब 6 घंटे बताए हुए हैं। इनमें से एमसीक्यू आएगा अब फ्यूचर में, ये कितने घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे के 24 घंटे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, 24 घंटे नहीं, आम आदमी के पास 6 घंटे की पावर है, पुलिस वाले के पास 24 घंटे की पावर, 6 घंटे। एंड मेक ओवर द कॉज टू बी मेड टू, किसको किसके पास लेके जाएगा? पुलिस वाले के पास लेके जाएगा। थाने में कोई अगर इंचार्ज उसका नहीं है, ठीक है, पुलिस वाला नहीं है, थाने में तो है, वैसे आपने पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाला नहीं आया या पुलिस वाला नहीं मिल रहा, तो आप थाने में ले जाओगे उसको। ठीक है, और पुलिस वाला क्या करेगा? उसको अगर लगता है कि सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1, जो क्या है, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, उसको लगता है कि रीजन टू बिलीव है कि वो सब सेक्शन 1 की प्रोविजन में आता है, तो वो उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा। सब सेक्शन 3, रीजन टू बिलीव है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और वो बंदा रिफ्यूज कर रहा है ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर अपना नाम पता बताने के लिए, तो उसको फिर अरेस्ट वगैरह ही कर लेगा, जैसे सेक्शन 39 में हमने पढ़ा था। और अगर उसके पास रीजन टू बिलीव नहीं है तो उसको वो रिलीज कर देगा। बस इतनी सी बात है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।